सो फाइनली द आर्चीज नेटफ्लिक्स में रिलीज हो गया, जिसका इंतजार लोग इसके फर्स्ट टीजर के बाद से ही नहीं कर रहे थे। बट सिंस इस फिल्म के साथ आर्चीज, ग्राफिक इंडिया और बेबी टाइगर का नाम जुड़ा हुआ था, तो मेरे लिए इसे देखना एक प्रकार से थोड़ी मजबूरी ही थी। वैसे जिनकी मजबूरी नहीं थी वो 100% इसके रिव्यूज के हिसाब से ही डिसाइड करेंगे, या हो सकता है अब तक के आ चुके रिव्यूज के हिसाब से डिसाइड कर भी चुके होंगे। वैसे आई नो इसके बारे में बहुत सी निगेटिव चीजें आपने सुनी होगी, और जिसको मैं डिनाइड भी नहीं करता, पर काफी सारे निगेटिव्स के साथ साथ इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, और आज की इस वीडियो में मैं उन दोनों चीजों को ही आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों बिना किसी देरी के। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज पहले कर लें। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। सबसे पहले रिव्यू की शुरुआत इसके कास्टिंग के साथ शुरू करें तो इसकी कास्टिंग डे 1 से ही कंट्रोवर्शियल थी, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ स्टार किड्स। हालांकि मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नेपोटिज्म तो हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है, तो हम टारगेट केवल एक्टर एक्ट्रेस को ही क्यों करें। और वैसे भी एट लास्ट टैलेंट की ही जीत होती है। आप इसे ऋतिक रोशन और हार्मोन्स बेवजह हरमन बवेजा या युवराज सिंह और रोहन गावस्कर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो इस फिल्म का कास्टिंग मेरे लिए कोई इशू नहीं था, इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं जम भी रहा था। इट्स एक्चुअली गुड। पर बात जब एक्टिंग की आई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने गुड की स्पेलिंग से डी हटा दिया है। ये तो टट्टी है। दरअसल एक्टिंग के मामले में ये फिल्म दो भागों में बटा हुआ नजर आता है। एक और विनय पाठक, अली खान और सत्यजीत शर्मा जैसे एक्टर्स का एक्सपीरियंस नजर आता है, तो दूसरी ओर सुहाना खान, खुशी कपूर और अदिति सहगल जैसों का एक्टिंग में स्ट्रगल। और ये सारी चीजें एक जिग-जैग वाली फीलिंग देती है। स्पेशली सुहाना के ऊपर तो शायद कॉमिक्स एक्यूरेट बनने का कुछ ज्यादा ही दबाव था। बेफिजुल की स्माइल, जंप करके चलना इसे एक्टिंग नहीं ओवर एक्टिंग बना रहा था। वैसे सुहाना के अलावा बाकी फिर भी थोड़े बेटर ही लगे, पर जग हेड बने मिहिर आहूजा ने तो डेफिनेटली अपना 100% दिया है। कास्टिंग के बाद अब अगर इसके स्टोरी की बात करें तो इसके टीजर से ही लोगों ने सबसे पहला सवाल यही उठाया था कि आखिर ये किस एंगल से इंडियन लग रहा है। पर इसके इंट्रोडक्शन से ही ये एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि इसकी स्टोरी 1960 की है, जिस जगह ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ज्यादा था। और सिंस रिवरडेल एक फिक्शनल टाउन है जिसके लिए ऊटी को चुना गया था, तो इसमें इसको डेफिनेटली थोड़ा और एडवांस दिखाया गया है, और जिसे आप थोड़ी देर के बाद अडॉप्ट करने भी लग जाते हो। आप थोड़ी देर के बाद ये मानने लग जाओगे कि यस, इंडिया के कुछ पार्ट में ऐसा कल्चर भी होगा। और बचा कुचा कसर इसके शानदार सिनेमेटोग्राफी, 60s का सेटअप, उस समय के कार्स और ओल्ड प्रॉप्स पूरा कर देते हैं। भाई इसके लिए तारीफ तो बनती ही है। नॉर्मली इंडियन फिल्म्स में हमें ऐसी डिटेलिंग कम ही देखने मिलती है, और ये सारी चीजें फिल्म शुरू होने के 15-20 मिनट के बाद ही आपको टाइम ट्रेवल करके उस समय में लेकर जाने में कामयाब हो भी जाती है। पर वहां जाने के बाद से ही फिल्म का कचरा होना शुरू हो जाता है। फिल्म खुद में क्या बनना चाहता था उसका पता तो शायद खुद फिल्म मेकर को भी नहीं था। ना तो ये फिल्म वेरोनिका, आर्ची और बैटी की लव ट्रायंगल से ठीक से कनेक्ट करवा पाती है, और ना ही ये रिवरडेल के ग्रीन पार्क के मूवमेंट से, और जिसकी वजह से ही ये फिल्म किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं देती। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि इसे कुछ बर्फी फिल्म की तरह बनाया जाएगा, जिसमें रेट्रो लुक, चार्ली चैपलिन स्टाइल की कॉमेडी और एक इमोशनल स्टोरी थी, और जिसके लिए मैं 100% श्योर था ड्यू टू जोया अख्तर। इनकी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा आज भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। पर द आर्चीज में ऑलमोस्ट हर चीज मिसिंग है। इसमें 60s का ब्रिटिश लुक और कुछ अच्छी एक्टिंग के अलावा ऐसा कुछ भी फैक्टर नहीं है जो इस फिल्म को पूरा देखने के लिए मोटिवेट करे। केवल रेट्रो स्टाइल फीलिंग के लिए अगर कोई देखना चाहे तो स्ट्रेंजर थिंग्स, वांडाविजन जैसी बहुत सी वेब सीरीज ज्यादा बेटर ऑप्शन है, जो न केवल रेट्रो फील देता है बल्कि एक अच्छी स्टोरी भी देता है। खैर अब अगर फिल्म की बात को यही छोड़े तो मुझे इसका एक चीज काफी पसंद आया, और वो था इसका प्रमोशन। जिस क्रिएटिव तरीके से इसको प्रमोट करके माहौल जमाने की कोशिश की गई थी वो वाकई काबिले तारीफ थी। ये ठीक वैसा ही फील दे रहा था जैसे हॉलीवुड वाले अपने फिल्मों के प्रमोशन के लिए करते हैं। पर इतना ही क्रिएटिविटी अगर फिल्म के लिए दिखाते तो इतने प्रमोशन की जरूरत
जरूरत भी नहीं पड़ती। ओवरऑल ये मुझे ग्राफिक इंडिया की तरफ से अब तक की सबसे खराब इन्वेस्टमेंट लगी, बट इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि फिल्म प्रोडक्शन वाले अब एटलीस्ट कॉमिक्स या ग्राफिक नॉवेल के अडॉप्टेशन की तरफ तो बढ़े हैं। द विलेज के बाद ये इस साल की दूसरी ऐसी फिल्म है जो कॉमिक्स बेस्ड है। यस, इस बात का दुख तो जरूर होगा कि ये कॉमिक्स इंडिया की नहीं है, बट होप सो ग्राफिक इंडिया अब कुछ और भी अच्छी चीजों पे इन्वेस्ट करे। वैसे आप में से अगर किसी ने ये फिल्म ऑलरेडी देख लिया है तो आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।